नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। भारत के कूटनीतिक दांव के आगे चीन को झुकना पड़ा। अब वो गलवान से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन चीन की उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी बेईमानी की बातें सामने आने लगी हैं। उसके रवैये से कई देश ऐसे हैं जो परेशान हैं। विस्तारवाद की राह पर चलने वाले ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर भी अपना दावा कर दिया है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी। भारतीय घेराबंदी ने रंग दिखा दिया। जो चीन जिद्दी बन चुका था, गलवान से नहीं हटने का हट कर बैठा था, अब वो पीछे हटेगा। उसकी सेना हटेगी, कैंप हटेंगे, टेंट गाड़ियां सब कुछ 5 मई से चीन विवाद को तूल दे रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है, वो जान गया है कि भारत की बात नहीं मानी तो दुनिया में अलग थलग पड़ना पक्का है। गलवान घाटी में चीनी फौज का पीछे हटना शुरू हो गया है। जिस जगह झड़प हुई थी वहां से पीएलए करीब 2 किलोमीटर पीछे लौटी है। चीन के साथ कमांडर स्तर की 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी। रविवार को एनएसए डोभाल ने भी दखल दिया। उन्होंने खुद चीनी समकक्ष वांग यी से बात की। फैसला हुआ कि एलएसी पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई न हो। दोनों देशों के भविष्य के रिश्ते के लिए सरहद पर शांति जरूरी है। भरोसा कायम करने के लिए बातचीत जारी रहे। एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। चरणबद्ध तरीके से तनाव कम करना सुनिश्चित किया जाए। हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे। बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। भारत की ताकत के आगे चीन तो झुक गया, लेकिन अन्य पड़ोसियों के साथ क्या? उसकी सीमा 14 देशों के साथ है, लेकिन उसके पड़ोसी दुश्मनों की लिस्ट इससे भी लंबी है। चीन की विस्तारवादी नीति ने उसकी ऐसी हालत की है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। चीन का नया टारगेट बना है भूटान। वो भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों में शामिल भूटान की बेहद खूबसूरत साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावा ठोंक रहा है, धौंस दिखा रहा है कि सैंक्चुरी उसका है। चीन ने इस सैंक्चुरी के लिए भूटान की फंडिंग पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह विवादित हिस्सा है, जबकि भूटान चीन को दो टूक बता चुका है कि वो उसकी जमीन पर आंख उठाकर न देखे। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावेदारी के खिलाफ दिल्ली में भी भूटान के रॉयल एम्बेसी ने चीनी दूतावास को चिट्ठी लिखी है और सख्त ऐतराज जताया है। हाल ही में उसने भूटान में साकटेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान है, वो हमारा इलाका है, ऐसा बीजिंग ने क्लेम किया है। तो ऐसे ये जो विस्तारवाद जो चीन दादागिरी से करने की कोशिश कर रहा है, ये चीन की जो दादागिरी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चीन भी मान रहा है कि भूटान के साथ उसका सीमा विवाद है, लेकिन वो उन विवादों को सुलझाने में भारत की दखल नहीं चाहता। उसे पता है कि भारत की दखल होगी तो सच का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन भारत और भूटान के बीच दोस्ताना संबंध अटूट हैं। दोनों देशों के बीच 1949 में मैत्री संधि हुई थी। तय हुआ था कि भूटान अपने विदेशी संबंध के मामले में भारत को भी शामिल करेगा। इसमें 2007 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत से जुड़े हुए मामलों में ही भूटान जानकारी देगा। इसी मैत्री समझौते की ताकत है कि 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने मित्र भूटान का बखूबी साथ दिया। चीनी फौज को हिंदुस्तानी जवानों ने सबक सिखाया, दुश्मनों को दबे पांव लौटना पड़ा। अब चीन की नई चाल से फिर भूटान नाराज है, लेकिन ड्रैगन जब भी खुराफात करेगा उसे डोकलाम और भारत की सख्ती याद आ जाएगी। इस बार भी भूटान के साथ उसका दोस्त खड़ा है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
भारत के खिलाफ चीन ने पहले नेपाल को उकसाया, फिर उसे ही अपने जाल में फंसाया। नेपाल के पीएम ओली को जिस चीन पर भरोसा था, उसी ने पीठ में खंजर घोंपा। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अब भी ओली की नींद नहीं खुली है। वो चीन का गुणगान कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर ही अब तलवार लटकने लगी है। सरहद पर पटखनी खाने के बाद चीन ने हिंदुस्तान के सामने नेपाल को खड़ा कर दिया। परेशान करने के लिए ओली के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। हालात ये हो गए कि भारत के साथ सदियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्ते को भूलकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन के मोहपाश में फंस गए। शी जिनपिंग के साथ नई नई दोस्ती रास आने लगी तो भारत के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताने लगे और इन जगहों को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। भारत के साथ दुश्मनी की लकीर खींचकर केपी शर्मा ओली आहिस्ता आहिस्ता चीन के इशारे पर नाचने लगे। लेकिन इसी बीच चीन ने जोर का झटका दिया। मौके का फायदा उठाकर चीन ने 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया। नेपाल जो सर्वे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, उसने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 11 जगहों का उल्लेख है। चाइना ने इंक्रोच किया है 10 जगह पे, जो कि 33 हेक्टेयर्स ऑफ नेपालीज लैंड है। चीन का नेपाल का जमीन हथियाने का 2 तरीका है, एक रोड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और दूसरा कि चीन जो अपने नेपाल के चीन के तरफ जो नदियां हैं उस पे चीन ने डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो नदी का प्रवाह है और नदी का फ्लो है वो नेपाल टेरिटरी की तरफ जा रहा है। भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने नेपाल के 10 जगहों पर कब्जा कर लिया। बीजिंग ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर कुदरती सीमा बनाई। इसकी तस्दीक नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हुई है, लेकिन केपी शर्मा ओली ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है। चीन न सिर्फ नेपाल में नदियों का पानी रोक करके वहां सड़कें और हाईवे बना रहा है, बल्कि उत्तरी गोरखा जिले के कई गांवों में भी कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां पर चीन दमनकारी नीति अपनाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि अपने नागरिकों को न संभाल पाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अब भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। इसके चलते वो अपने देश के नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। चीन ने पैसे के दम पर नेपाल के साथ मनमानी शुरू कर दी। कई योजनाओं में निवेश करके नेपाल को झुकने को मजबूर किया। मार्च 2016 में चीन ने तिब्बत को सेंट्रल नेपाल से जोड़ने वाले रेलवे लिंक को मंजूरी दी। 2015-16 के बीच नेपाल में जितना निवेश हुआ उसका करीब 42% अकेले चीन ने किया। चीन ने नेपाल के रसुआ में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए। चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाकर नेपाल को फंसाया। चीन पहले खुले हाथों से कर्ज देता है, फिर उस कर्ज की आड़ में अपने विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। इस बात को ओली समझे या ना समझे, नेपाल के लोग और सियासी पार्टियां चीन के इस खेल को बखूबी समझ रही हैं। नेपाल को एहसास हो गया है कि वो चीन की कठपुतली बनता जा रहा है। ऐसे में नेपाल को समझना चाहिए कि भारत उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र है। अगर वो चीन के चंगुल से नहीं निकल पाया तो उसका जमीर भी छिनेगा और जमीन भी। चीन अपने पड़ोसी देशों को पहले कर्ज देता है, फिर उसको पैसे देकर के आर्थिक गुलाम बना लेता है। चीन नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पर भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके का रोटी बेटी का संबंध है, वैसे में इसको भूलकर वो चीन की गोद में खेल रहा है। पर नेपाल को ये समझना चाहिए कि चीन उसकी जमीन भी हथिया लेगा और उसका देश भी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। भूटान भारत के जितने करीब है उतना ही अच्छा दोस्त है रूस। चीन उस दोस्त को भी परेशान करना चाहता है, उसकी जमीन हड़पना चाहता है। तभी उसने रूस के एक शहर पर अपना हक जता दिया है। चीन मौके की तलाश करता है, जैसे ही मौका मिलता है वो उसका फायदा उठाने लगता है। कोरोना काल में जब दुनिया इस महामारी से उबरने के लिए हाथ पैर मार रही है, तब वो अपनी विस्तारवादी सोच को अंजाम देने में दिन रात एक किए हुए है। रूस भी उन देशों में से एक है जिसकी जमीन पर चीनी नजर है। चीन की चालबाजी देखिए, उसकी नजर रूस के खूबसूरत शहर व्लादिवोस्तोक पर पड़ गई है। व्लादिवोस्तोक में रूसी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े का
मुख्य बेस है। यह शहर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा के करीब है। रूस से होने वाले व्यापार का अधिकांश हिस्सा भी इसी पोर्ट से होकर जाता है। यह शहर तो 60 से पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों ड्रैगन की शर्मनाक हार के बाद इसे रूस को दे दिया गया था। तभी से यह शहर चीन की आंखों में खटक रहा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब व्लादिवोस्तोक के स्वतंत्रता दिवस पर चीन में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद चीनियों ने इसे अपना बताते हुए अभियान छेड़ दिया। इस विवाद में CGTN के संपादक शेन सिवई भी कूद पड़े। उन्होंने लिखा कि रूसी दूतावास की इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट पर पसंद नहीं किया गया। जानकार बताते हैं कि चीन तब तक शांत है जब तक वो अपनी सैन्य ताकत को रूस के बराबर नहीं कर लेता। रूस भी अच्छी तरह समझता है, तभी वो भारत को लगातार हथियारों की खेप देकर संतुलन बनाने में जुटा है। रूस सावधान इसलिए भी है क्योंकि चीन ने रूस के इस इलाके में 700 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस बहाने वो लगातार चीनियों को यहाँ बसा रहा है। चीन भारत रूस की दोस्ती से भी वाकिफ है। 24 जून को मॉस्को में दोनों देशों की गर्मजोशी भरी दोस्ती की जो तस्वीर दिखी, उससे चीन खींच गया। तभी तो उसने रूस से भारत को हथियार ना देने की गुहार कर दी, लेकिन रूस ने दोस्ती का दामन थामा, चीन को ठेंगा दिखा दिया। चीन के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं है। ऐसे में बेहतर है कि वो पड़ोसियों को परेशानी में डालने की अपनी आदत से बाज आए। आज तक ब्यूरो। वैसे तो चीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, लेकिन उसकी सीमा विवाद 23 मुल्कों के साथ है। भारत के पड़ोसियों को भी चीन ने अपने खतरनाक मंसूबे के लिए भड़काने का काम किया। कर्ज नीति के हथियार से उन्हें झुकने पर मजबूर किया। लेकिन चीन जैसा ना हो जो चालें चलता है। चीन में इतनी हिमाकत नहीं कि वो सामने से लड़े, ताल ठोक कर चुनौती दे। लिहाजा वो पिछले दरवाजे से भारत के लिए सिरदर्द पैदा करता है और इसके लिए उसका हथियार है कर्ज नीति। जी हाँ, इसी हथियार के दम पर वो भारत को घेरने में लगा है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते 1947 से ही ठीक नहीं हैं, लेकिन जब सरहद पर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसने कर्ज के जरिए पाकिस्तान को बहलाया फुसलाया। अपने खतरनाक मंसूबे के लिए चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले गुलाम बना दिया। चीन ने पाकिस्तान के सिपैक प्रोजेक्ट में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए और इसकी बड़ी रकम पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दिया, जिसकी ब्याज दर 7% है। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के करीब नौसेना का बेस बनाकर भारत को घेरना चाहता है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन जहां पाकिस्तान के नागरिकों को CPEC प्रोजेक्ट में रोजगार दे रहा है, तो वहीं वो अलग अलग देशों में डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है। भारत के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कर्ज नीति के जरिए कई देशों को खड़ा करने की कोशिश की। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट समेत कई योजनाओं में करीब 36,500 करोड़ का निवेश किया। यह कर्ज 2016 में 45,600 करोड़ रुपए का हो गया। श्रीलंका इसे नहीं चुका सका तो उसे हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। चीन ने बांग्लादेश में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए लगाए। मालदीव 2016 में 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों ने लीज पर लिया। चीन की इस चालबाजी से दुनिया वाकिफ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चीन की सीमाएं वैसे तो 14 देशों से मिलती हैं, लेकिन चीन की सीमा विवाद 23 देशों से है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।